नमस्ते दोस्तों, आज हम मौर्य काल के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोत से मिलती है। पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ, इनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, ये सभी सम्मिलित है। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना शहर के पास थी। अब हम मौर्य वंश के शासक के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, तीसरे शासक अशोक हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। अगले शासक दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वा, बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। इन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। आज हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने मौर्य वंश की जानकारी अपनी पुस्तक इंडिका में दी। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि में भोजन व पानी का त्याग कर दिया जाता है। अब हम अगले शासक बिंदुसार के बारे में जानेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। सीरिया नरेश ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती के राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। अब हम मौर्य वंश के अगले शासक अशोक के बारे में जानेंगे, जो कि भारत के महान सम्राट कहलाते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपि में लिखा गया। अब हम मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। मौर्य काल में प्रमुख अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष हुआ करता था, जो कि व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्रित करता था। पोतवाध्यक्ष, जो कि माप तोल के मान को नियंत्रित करने वाला होता था। तीसरा सूत्राध्यक्ष, जो कि वस्त्र उद्योग मंत्री होते थे। अगला है सूना अध्यक्ष, जो कि बूचड़खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल के अध्यक्ष कहलाता। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की देखभाल करने वाले को अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। हस्त्याध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाले को हस्त्याध्यक्ष कहा जाता था। अकाराध्यक्ष खान मंत्री होते थे। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। अब हम मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। अब हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेगास्थनीज ने इन 4 वर्णों के स्थान पर आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा व्यापारी शिल्पी, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और 7वां मंत्री। अब हम मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में जानेंगे। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना से मिले हैं। अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर चारों तरफ शेर बनाया गया है, जो अहिंसा का सूचक है और यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।